मेरा नाम संदीप है और मैं नेटमूक के अंदर इकोनॉमी पढ़ाता हूँ। नेटमूक एक राइजिंग प्लेटफॉर्म है जिस पर आप यूपीएससी से रिलेटेड डेली करंट अफेयर के साथ अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियो और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हो। आज का टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर मनी प्रिंट कैसे होती है और इंडिया के अंदर मनी सप्लाई जनरेट कैसे होती है। इंडिया के अंदर जो मनी प्रिंट होती है उसका बेस होता है जिसे कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर ही इंडिया के अंदर मनी प्रिंट होती है। इसका मतलब क्या होता है कि आरबीआई यदि मनी प्रिंट करती है, यदि आरबीआई मनी प्रिंट करती है तो उसे मिनिमम मतलब 200 मिनिमम रिजर्व मतलब 200 करोड़ का सोना या फॉरेन सिक्योरिटी के रूप में खुद के पास रखना होता है, जिसमें भी 115 करोड़ तो केवल और केवल मात्र मिनिमम सोने के रूप में रखना पड़ता है। मतलब 200 करोड़ का कंप्लीटली गोल्ड हो सकता है आरबीआई के पास में, या 200 करोड़ में से मिनिमम 115 करोड़ गोल्ड और बाकी फॉरेन सिक्योरिटी हो सकती है। इसके आधार पर आरबीआई मनी प्रिंट करती है। तो हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर मनी प्रिंट होती है 18 लाख करोड़ मनी है, और आरबीआई के पास तो केवल मात्र गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटी जो डॉलर के रूप में, पाउंड के रूप में, येन के रूप में, ये तो टोटल ही 200 करोड़ है। तो ये तो सफिशिएंट ही नहीं है, लेकिन ये क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट है। तो फिर आरबीआई 18 लाख करोड़ प्रिंट कैसे कर देती है? तो होता क्या है कि आरबीआई के अंदर एक इशू डिपार्टमेंट होता है। ये आरबीआई का इशू डिपार्टमेंट है। तो आरबीआई के इशू डिपार्टमेंट के पास में 200 करोड़ का तो गोल्ड और 200 करोड़ की फॉरेन सिक्योरिटी दोनों मिला करके है। उसमें से गोल्ड कितना आता है, मिनिमम 115 करोड़ का। तो बाकी जो 18 लाख करोड़ है ये आरबीआई प्रिंट करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के कारण। कि गवर्नमेंट क्या करती है कि आरबीआई को अपनी ऑथराइज मतलब गवर्नमेंट अपनी तरह से आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है, जिस पर फाइनेंस मिनिस्ट्री का साइन होता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का साइन होता है, ऐसी सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहलाती है। तो ये आरबीआई को देती है और आरबीआई उसकी एवज के अंदर क्या करता है, मनी प्रिंट करता है। तो 18 लाख करोड़ में से 200 करोड़ तो गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटी है, बाकी आरबीआई के पास में क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि गवर्नमेंट अगर मान लो गवर्नमेंट बोरो करना चाहे तो गवर्नमेंट बोरो करती कहाँ से है? तो गवर्नमेंट बोरो करती है या तो जैसे हम किसान विकास पत्र या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदते हैं तो गवर्नमेंट डायरेक्ट पब्लिक से बोरो कर लेती है, या गवर्नमेंट क्या करती है कि आरबीआई को अपनी सिक्योरिटी देती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मान लो 10 करोड़ की दी तो आरबीआई क्या गवर्नमेंट को उसकी एवज में मनी प्रिंट करके दे देता है। यदि गवर्नमेंट ने 10 करोड़ सिक्योरिटी जमा कराई और आरबीआई ने 10 करोड़ की मनी प्रिंट कर दी तो M0 का मान किससे बढ़ गया, 10 करोड़। पिछले लेक्चर में मैंने देखा था कि M0 का मान यदि 10 करोड़ बढ़ता है तो बैंक क्रेडिट क्रिएशन के कारण MS का मान 54 करोड़ बढ़ेगा। क्यों कि मनी मल्टीप्लायर, क्या हम देखा कि M3 होता है, वो होता है मनी मल्टीप्लायर इंटू M0। M0 की वैल्यू कितनी है, 10 करोड़, और मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है, 5.4। तो M3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54 करोड़। तो इस तरह से इंडिया के अंदर मनी प्रिंट होता है कि आरबीआई को गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी जमा कराती है, आरबीआई उसकी एवज में मनी प्रिंट करके दे देती है। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? यहाँ समझने की चीज़ है कि जब डेफिसिट मतलब आउटपुट और इनपुट में अंतर, यदि आउटपुट कम है इनपुट ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट यदि अपनी डेफिशिएंसी को मनी प्रिंट करके पूरा करे तो इसे डेफिशिएंट फाइनेंसिंग कहते हैं। मान लो 10 करोड़ की मनी प्रिंट करा ली, गवर्नमेंट को 10 करोड़ का घाटा लगा, 10 करोड़ की मनी प्रिंट करा ली आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी देके, तो ये डेफिसिट फाइनेंसिंग है। डेफिसिट को केवल मात्र मनी प्रिंट करके पूरा किया गया है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने उसकी एवज में अपनी दूसरी पॉलिसी, जिसको कहते हैं गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी में आता है टैक्सेशन, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, सब्सिडी। यदि गवर्नमेंट ने मान लो सप्लाई नहीं बढ़ाई, ये मान लो गुड्स है, मान लो गेहूँ ही है, गवर्नमेंट ने इस तरह के कोई स्टेप नहीं लिए कि गेहूँ का प्रोडक्शन बढ़े, और गवर्नमेंट ने क्या किया, डेफिसिट फाइनेंसिंग कर लिया, अपना घाटा पूरा करने के लिए पैसे को प्रिंट करवा दिया। तो मार्केट के अंदर पैसा ही पैसा हो गया, लेकिन गेहूं की प्रोडक्शन क्या कम, तो गेहूं की वे दाम क्या जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जो गेहूं आप एक मान लो किलो 100 रुपये में खरीदते थे, आज उसी 1 किलो गेहूं के लिए आपको 500 रुपये देना पड़ेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा।
तो इन्फ्लेशन कब होगा, जब गवर्नमेंट मनी भी प्रिंट कराए और लेकिन सप्लाई चेन को नहीं बढ़ा सके, सप्लाई ना बढ़ा पाए, केवल मनी प्रिंट कराती रह जाए। मनी प्रिंट क्या करते हैं कि डिप्रिसिएशन भी क्रिएट करते हैं। ये डिप्रिसिएशन क्या होता है, यदि गवर्नमेंट का मान लो ये इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी के अंदर क्या है, ये तो है डॉलर और इसके अपोजिट है रुपी। यदि गवर्नमेंट ने मनी प्रिंट कराए तो रुपी के सेक्टर में तो रुपी रुपी हो गया, और डॉलर तो फॉरेक्स जो आरबीआई के पास में, या फॉरेक्स जो ओपन मार्केट है उसके अंदर डॉलर तो एक निश्चित क्वांटिटी के अंदर है और मनी की मात्रा बढ़ गई। तो जो $1 के लिए आपको 60 रुपये देने पड़ते थे, आज $1 को खरीदने के लिए आपको हो सके तो 100 रुपये 200 रुपये देने पड़ेंगे। तो डॉलर के मुकाबले जो आपकी रुपये की वैल्यू कम होगी, इसे क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। यदि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर रुपये की वैल्यू कम हो गई, पहले जिस प्रोडक्ट को आप जिस दाम पर खरीदते थे उससे ज़्यादा दाम आपको चुकाना पड़ रहा है, तो ये तो है इन्फ्लेशन। यदि डॉलर के मुकाबले आपकी मनी की वैल्यू कम हो गई, जिस डॉलर को खरीदने के लिए आप जितने रुपए देते थे उससे ज़्यादा रुपए देने पड़ते हैं, जिसको क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का आगे क्या परिणाम होगा कि डेप्रिसिएशन के साथ साथ मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन भी हो जाएगा। तो ये था डेफिसिट फाइनेंसिंग। एक फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जो गवर्नमेंट अपने घाटे को उधार लेके पूरा करती है। मान लो भारत के बाजार से उधार ले लिया या बाहर से उधार ले लिया, तो इसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने घाटे को मान लो अपने एसेट्स बेच के कर लिया, मान लो किसी कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, उससे अगर पूरा करे तो इसको क्या बोलते हैं, रिवेन्यू डेफिसिट। ये तो आगे आएगा, ये क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट, डेफिसिट फाइनेंसिंग, रिवेन्यू डेफिसिट। लेकिन यहाँ क्रिएट हो गया कि अगर केवल गवर्नमेंट ने सप्लाई चेन को रोकते हुए प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दिया, केवल डेफिसिट फाइनेंसिंग किया, तो इसे ना तो मात्र इन्फ्लेशन होगा, उसका एक रिजल्ट डेप्रिसिएशन भी होगा। फिर आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट के ऋण को मैनेज करती है। गवर्नमेंट क्या करती है कि आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है और आरबीआई उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के एवज में प्रिंट करके पैसा गवर्नमेंट को देती है। तो मनी प्रिंटेड मनी मतलब M0 की वैल्यू भी बढ़ती है और मनी सप्लाई की वैल्यू भी बढ़ती है। अगर मान लो आरबीआई को गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दी, आरबीआई को गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दी कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, आप इसकी एवज में प्रिंट करो, लेकिन आरबीआई ने प्रिंट करने की बजाय, आरबीआई कभी भी गवर्नमेंट को प्रिंट करने से मना नहीं कर सकती, लेकिन अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने दी, आरबीआई ने मान लो पीएनबी को गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो दे दी और पीएनबी से पैसा लेके गवर्नमेंट को दे दिया, तो इससे M0 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई नई वैल्यू प्रिंट हुई नहीं हुई, पीएनबी का पैसा गवर्नमेंट के पास चला गया। यहाँ ये क्वेश्चन उठता है कि पीएनबी गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेगा क्यों। हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट बैंकों को क्या करता है, SLR मेंटेन करनी पड़ती है। गवर्नमेंट जितने भी बैंक होते हैं उसको अपने डिपॉजिट का कुछ परसेंट लिक्विड के रूप में रखना पड़ता है। उसमें एक लिक्विड क्या होता है, गवर्नमेंट एसेट्स। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक को अपने पास रखनी ही होती है। उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करके बैंक जो पैसा देते हैं, यदि आरबीआई ने वो पैसा अगर गवर्नमेंट को दे दिया तो नया मनी तो प्रिंट नहीं हुआ, उसे M0 की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि M0 पहले बैंक के पास था, गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, नया पैसा तो छपा ही नहीं ना। अब को जो मनी सप्लाई क्या आता है, अब ये देखते हैं कि 1991 से पहले डेफिसिट फाइनेंसिंग थी। गवर्नमेंट क्या करती थी, अपने डेफिसिट को मनी प्रिंट करा के पूरा करती थी, लेकिन 1991 के बाद में डेफिसिट फाइनेंसिंग को बंद कर दिया। फिर अभी आरबीआई प्रिंट करती क्यों है, अभी आरबीआई प्रिंट क्यों करती है, फॉरेक्स के कारण। यदि फॉरेक्स इंक्रीज होगा, यदि आरबीआई का फॉरेक्स इंक्रीज होगा तो आरबीआई को मनी प्रिंट करनी ही पड़ेगी। ये फॉरेक्स इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि आरबीआई ही एकमात्र एजेंसी है जो फॉरेक्स मतलब डॉलर को क्या करती है, मेंटेन करती है, और डॉलर के मुकाबले जो रुपये की वैल्यू है, एक्सचेंज रेट है, उसको क्या करती है, स्टेबलाइज करती है। आरबीआई का फंक्शन है फॉरेक्स का मैनेजमेंट करना और डॉलर के मुकाबले रुपये की वैल्यू जिसे कहते हैं एक्सचेंज रेट, उसको स्टेबल बनाए रखना, उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ना हो पाए। अब मान लो कोई फॉरेनर इंडिया में आया, उसके पास में $1 था, वो मान लो इंडिया में घूमने के लिए आया, वो आरबीआई के पास गया, एक या आरबीआई के जो डीलिंग एजेंट होता है जिनको आरबीआई ऑथराइज कर चुकी होती है, जो मान लो किसी भी सिटी में होती है, उसको डॉलर दिया और उसके एवज में अब उसको क्या चाहिए, रुपए चाहिए। तो जैसे ही इंडिया की मार्केट के अंदर $1 आया, आरबीआई उस $1 की एक्सचेंज रेट के अनुपात में उतनी रुपए प्रिंट कर देती है। $1 आया, 60 रुपये प्रिंट कर दिया। अब वो फॉरेनर 60 रुपये लेके कहाँ आएगा, इंडियन मार्केट में पैसा खर्च करेगा और इंडियन मार्केट के अंदर M0 की वैल्यू भी तो बढ़ेगी, MS की वैल्यू भी बढ़ जाएगी,
मनी सप्लाई की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो अभी जो मनी आपको मार्केट में नहीं प्रिंट होती दिखती है, इसका कारण है फॉरेक्स। जब भी फॉरेक्स आएगा आरबी उसके एवज में मनी प्रिंट कर देगी। जब भी फॉरेक्स जाएगा तो मार्केट के अंदर से मनी कम हो जाएगी। कैसे? मान लो इन्वेस्टर वो फॉरेनर वापस गया, उसने आरबीआई को पैसा दिया, आरबीआई को पैसा दे के डॉलर लिया और वो पैसा किसके पास चला गया? वापस कहाँ चला गया? आरबीआई के पास में। जो पैसा मनी इकोनॉमी के अंदर घूम रहा था वो वापस किसके पास चला गया? आरबीआई के पास में चला गया। तो हमने देखा कि फॉरेक्स का आना, मनी प्रिंट होना, और मनी प्रिंट होगी तो इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। तो इन्फ्लेशन तो क्रिएट हो गया, आरबीआई इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। आरबीआई के पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकती है। फिर भी हमें क्या आता है? फॉरेक्स की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन को स्टेबलाइज करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? डॉलर की आवश्यकता पड़ती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए क्या करती है? डॉलर की आवश्यकता पड़ती है। इसी डॉलर से क्या होता है, जैसे मान लो हमें विदेश से कोई वस्तु खरीदनी होती है तो इसी डॉलर का यूज करते हैं। और दूसरा, यदि हमारे पास में उचित मात्रा के अंदर डॉलर या फॉरेक्स होगा तो हम क्या करेंगे? एक्सटर्नल जो भी शॉक्स होगा या जो भी हमें हमारी इकोनॉमी के अंदर किसी भी तरह का भारी आघात होगा उसे सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो आरबी यदि इन्फ्लेशन बढ़ भी गया तो कंट्रोल कैसे कर सकती है? मान लो आरबी ने CRR की वैल्यू बढ़ा दी, तो बैंक क्या मार्केट के अंदर पैसा दे पाएंगे? अगर मान लो 100 रुपये में से 50 रुपये तो केवल CRR के रूप में बैंक को जमा कराना होगा, तो केवल 50 रुपये से बैंक के पास बचेंगे जिसे बैंक क्रेडिट क्रिएशन कर पाएंगे। दूसरा तरीका क्या है कि आरबी स्टरलाइजेशन करती है। अगर आरबी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच के अगर मार्केट से पैसा खींच लेती है तो इसे क्या कहते हैं? स्टरलाइजेशन। इसे भी क्या करती है? आरबी इन्फ्लेशन को कम कर सकती है। तो इसलिए हमें फॉरेक्स की आवश्यकता होती है, और फॉरेक्स से जो इन्फ्लेशन पैदा होता है उसे आरबी कंट्रोल कर लेती है।